मैं आप लोग के लिए थोड़ा वीडियो को बचाने के लिए मैंने लिख दिया है शोध के प्रमुख अध्ययन, और ये जो है हमारा चैप्टर 5 है। ये जो है हमारा चैप्टर 5 है और वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, पहले हम लोग प्रेक्षण विधि, फिर सर्वेक्षण, फिर प्रायोगिक, फिर अर्ध प्रायोगिक, फिर क्षेत्र अध्ययन, फिर प्रति सांस्कृतिक अध्ययन, घटना विज्ञान, ग्राउंडेड सिद्धांत, फोकस ग्रुप, वृत्तांत वर्णन, केस अध्ययन और निरी जाति वर्णन, ये सब शोध की प्रमुख विधियां हैं। इस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसको याद करने का तरीका हम देखते हैं क्या हो सकता है। पहले तो हम लोगों ने प्रेक्षण किया, यानी प्रेक्षण करने का मतलब होता है देखा। ठीक है, जब हम लोग क्या किए, प्रेक्षण कर लिए, जब देख लिए हम लोग, तब प्रेक्षण करने के बाद हम लोग उसका सर्वेक्षण करेंगे, उस बात की जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, जांच करेंगे। तो कैसे? प्रयोग के द्वारा। अब जब हम लोग प्रयोग किए तो हम लोग को आधा प्रयोग हुआ। प्रयोग क्या हुआ? आधा हुआ। जब आधा प्रयोग हुआ तो हम लोग निकल गए क्षेत्र की ओर पता करने के लिए। तो क्षेत्र में जाके सांस्कृतिक लोग से हम लोग मिले, प्रत्येक सांस्कृतिक लोग से मिले। ठीक है, जब सांस्कृतिक लोग से मिले तो उन लोग घटना के बारे में बताया। किसके बारे में? घटना के बारे में बताया। तो घटना के बारे में जो बताया वो घटना स्टार्टिंग से था, ग्राउंडेड सिद्धांत से था। किससे? ग्राउंडेड से। जब ग्राउंडेड सिद्धांत से जब घटना था तो उस घटना को हम लोग फोकस किए। क्या किए? फोकस किए, और उसके वृत्तांत का वर्णन सुने। हम लोग वृत्तांत का वर्णन सुने। जब वृत्तांत का वर्णन सुन लिए, इसके बाद हम लोग उस पर केस स्टडी किए, यानी अध्ययन किए। क्या किए? अध्ययन किए। तो हम लोग को उसका निजाति वर्णन का पता चला। किसका पता चला? निजाति वर्णन का। अब हम लोग एक एक करके यह जो विधियां हैं, सब विधियां के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है प्रेक्षण विधि। कौन सा विधि? ये जो है शोध की प्रमुख विधि है। ये मैंने जितना भी बताया है ये सब क्या है? शोध की प्रमुख विधि है, प्रमुख विधि। और इसके बारे में इस सब्जेक्ट में यानी चैप्टर 5 में चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका चर्चा करेंगे? 1 नंबर में क्या था? प्रेक्षण विधि। कौन विधि था? प्रेक्षण विधि। इसको प्रेक्षण विधि को हम लोग वस्तुनिष्ठ विधि भी कहते हैं। कौन विधि? वस्तुनिष्ठ, यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड। कौन मेथड? ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रतिपादन व्यवहारवादियों द्वारा किया गया। इसका जो प्रतिपादन है किसने किया? व्यवहारवादी ने। प्रतिपादन किसने किया? प्रेक्षण विधि का। प्रेक्षण विधि का जो है प्रतिपादन किया व्यवहारवादियों ने। इस विधि में व्यवहार या घटना को देखकर उसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। इस विधि में अध्ययन जो किया जाता है, प्रेक्षण विधि में अध्ययन, प्रेक्षण विधि में जो अध्ययन किया जाता है, व्यवहार या घटना, व्यवहार या घटना को देखकर, व्यवहार या घटना को देखकर क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। किस रूप से? क्रमबद्ध रूप से। किस रूप से? क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन किया जाता है। इसका जो प्रेक्षण विधि का जो अध्ययन होता है, व्यवहार या घटना को देखकर क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा होता है। किस मनोविज्ञान में? उपयोग। इसका उपयोग जो है
प्रेक्षण विधि या वस्तुनिष्ठ विधि का जो है उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान में ज़्यादा होता है। कौन मनोविज्ञान में? शिक्षा मनोविज्ञान में अत्यधिक होता है। प्रेक्षण विधि जो है यह क्या करता है? यह जो है प्रेक्षण विधि यह जो है जो शिक्षार्थी होते हैं उनके व्यवहारों का, यानी शिक्षार्थियों के व्यवहारों का, किसका? व्यवहारों का निरीक्षण, व्यवहारों का निरीक्षण या प्रेक्षण बोल सकते हैं आप, निरीक्षण या प्रेक्षण करके उनकी निरीक्षण या प्रेक्षण करके उनकी अभिरुचि, अभिक्षमता एवं व्यक्तित्व के कुछ विशेष सिरगुण की पहचान करती है। मतलब शिक्षार्थी, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण क्या करता है? यह शिक्षार्थियों के व्यवहारों का, या शिक्षार्थी जो होते हैं उनका व्यवहारों का निरीक्षण करके, यानी प्रेक्षण करके, जांच करके उनकी अभिरुचि, अभिक्षमता तथा व्यक्तित्व का कुछ सिरगुणों का, विशेष सिरगुण आप बोल सकते हैं, कुछ विशेष सिरगुण की पहचान करते हैं। किसकी पहचान करते हैं? विशेष सिरगुण की पहचान करते हैं। यानी प्रेक्षण विधि क्या करता है? शिक्षार्थियों के व्यवहारों का निरीक्षण या प्रेक्षण करके उनकी अभिरुचि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व और कुछ विशेष सिरगुण का पहचान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है, कौन मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का 2 तरीके से प्रयोग करता है। कितने तरीकों से? 2। शिक्षा मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का 2 तरीके से क्या करता है? प्रयोग करता है। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में, शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि बोलेंगे या प्रेक्षण विधि बोलेंगे, ठीक है। इसमें 2 तरीके से वो क्या करता है? प्रयोग करता है। पहला, शिक्षार्थी जो होते हैं, यानी जो लर्नर होते हैं, जो सीखते हैं, शिक्षार्थी का मतलब लर्नर, शिक्षार्थियों को एक विशेष अवधि में कुछ क्रियाएं करने को कहा जाता है। शिक्षार्थी को जो है अवधि में ही क्या करने कहा जाता है? कार्य करने के लिए कहा जाता है। इन कार्य के प्रेक्षक क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। ये जो कार्य होता है इसे क्रमबद्ध रूप में, क्रम रूप में लिखा जाता है। कौन रूप में? क्रम रूप में लिखा जाता है तथा बाद में उसका विश्लेषण करके और इसका क्रमबद्ध रूप में क्या किया जाता है? लिखा गया। और लिखने के बाद क्रमबद्ध रूप में लिखा गया और इसके बाद इसका विश्लेषण किया गया। क्या किया गया? विश्लेषण, ठीक है। शिक्षार्थियों को किसी अवधि में कोई कार्य को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है और विश्लेषण करके उसके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। शिक्षार्थियों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। शिक्षार्थियों के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है।
ये हो गया प्रेक्षण विधि, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। वस्तुनिष्ठ या प्रेक्षण विधि दो तरीके से होता है। पहला में ये है, इसमें क्या होता है, शिक्षार्थियों को एक विशेष अवधि में कुछ कार्य करने के लिए कहा गया। इन कार्य को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया और उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला गया, और इसी निष्कर्ष के आधार पर शिक्षार्थियों के बारे में निष्कर्ष निकाला गया। नंबर 2, इस विधि का उपयोग, यानी वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन, इस विधि का जो उपयोग है शिक्षार्थियों की अभिरुचि क्षमता, क्या चीज, अभिरुचि क्षमता, अभिरुचि, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड, मानसिक क्षमता बोल सकते हैं, अभिक्षमता, मानसिक क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। इसका कौन अध्ययन, तुलनात्मक। इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। यानी इस विधि का जो उपयोग है शिक्षार्थियों की अभिरुचि, किसका अभिरुचि, शिक्षार्थी की अभिरुचि, अभिक्षमता, मानसिक क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। किसका, प्रेक्षण विधि या वस्तुनिष्ठ विधि का। प्रेक्षक शिक्षार्थियों के दो समूहों की अभिक्षमता, जैसे यांत्रिक अभिक्षमता का प्रेक्षण कर इन दोनों समूहों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कौन समूह अभिक्षमता में अधिक श्रेष्ठ है। प्रेक्षक इसमें जो है, कोई शिक्षार्थियों का प्रेक्षक जो है, प्रेक्षक अगर चाहता है, ठीक है ना, प्रेक्षक यानी जांचकर्ता, अगर करता चाहता है, जांचकर्ता चाहता है, प्रेक्षक करता चाहता है कि शिक्षार्थियों के अभिरुचि, अभिक्षमता, मानसिक क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तो ये प्रेक्षक विधि महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेक्षण विधि के प्रकार की। अभी हम लोग प्रेक्षण विधि में ही है, अभी प्रेक्षण विधि से भागे नहीं है, यानी पर्यवेक्षण के बाद हम लोग का सर्वेक्षण है, उस सर्वेक्षण में हम लोग गए नहीं है, ठीक है। प्रेक्षण विधि के प्रकार, डायरेक्ट हम लोग सकते हैं प्रेक्षण के प्रकार। प्रेक्षणकर्ता जो होते हैं, कौन, प्रेक्षणकर्ता यानी शोधकर्ता, लिख देता हूं मैं, प्रेक्षणकर्ता बोलो या शोधकर्ता, दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। प्रेक्षणकर्ता या शोधकर्ता एक ही होता है। प्रेक्षणकर्ता के समक्ष प्रेक्षण से संबंधित मुख्य 3 प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। कोई भी प्रेक्षणकर्ता जो होता है उसके समक्ष जो है 3 प्रकार की समस्या, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, प्रेक्षणकर्ता को 3 प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। कितने प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, 3 प्रकार की। पहला तो प्रेक्षण में कितना नियंत्रण रखा जाए तथा कितना, पहली समस्या प्रेक्षणकर्ता की, प्रथम समस्या यह होती है कि प्रेक्षण में यानी जांच में कितना नियंत्रण यानी कंट्रोल तथा कितना स्वच्छता यानी फ्रीडम यानी आज़ादी,
यानी आज़ादी बरती जाए। प्रथम समस्या में ये शोधकर्ता को प्रॉब्लम हो जाता है, प्रेक्षणकर्ता जो है यह कि कितना हम लोग नियंत्रण रखेंगे और कितना स्वतंत्रता देंगे, यानी फ्रीडम देंगे। दूसरी समस्या जो आती है वो क्या आती है प्रेक्षण में, ये सब प्रेक्षण की समस्या है। ये प्रेक्षण की समस्या, ये सब क्या है, जब हम प्रेक्षण करते हैं तो उसकी समस्या है। प्रथम समस्या आता है कितना नियंत्रण कितना स्वतंत्रता यानी आज़ादी। इसमें जो है प्रेक्षक की क्या भूमिका होती है। दूसरा समस्या ये होती है कि प्रेक्षक जो होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है, प्रेक्षक यानी रोल क्या होता है उनका, ठीक है। और क्या प्रेक्षक की जाने वाली यानी प्रेक्षण जो होता है उसमें की जाने वाली परिस्थिति में वो तटस्थ रहे या सक्रिय भाग ले। वो भूमिका अगर निभाता है तो भूमिका क्या होना चाहिए उसका, तटस्थ होना चाहिए यानी नेचुरल, ठीक है। उनका जो भूमिका होना चाहिए यानी प्रेक्षक की जो भूमिका होगा प्रेक्षण में वो तटस्थ होगा या सक्रिय या एक्टिव, ठीक है। सक्रिय होगा यानी तटस्थ होगा, नेचुरल होगा या सक्रिय होगा। प्रेक्षक जो है उसकी भूमिका प्रेक्षण में, किसमें, प्रेक्षण में, ठीक है। तीसरी समस्या, प्रेक्षण को किस रूप में लेकर उसका वास्तविक उपयोग किया जाए, उसे कौन सा रूप में लें। मतलब वो जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण को कौन सा रूप में लें, कौन सा रूप में लें, ये समस्या आ जाती है। क्या प्रेक्षित व्यवहारों का विभिन्न वर्गों या श्रेणियों में बांटकर अध्ययन किया जाए, या उसको जो है हम लोग श्रेणी में बांटकर यानी प्रेक्षित व्यवहार को, यानी प्रेक्षित व्यवहार को, कौन व्यवहार को, प्रेक्षित व्यवहार को, क्या इसको बांटकर अध्ययन करें, बांटकर अध्ययन करें, ये भी समस्या उत्पन्न होती है। या प्रेक्षित व्यवहार की विभिन्न विशेषताओं की मात्रा या प्रेक्षित व्यवहार की मात्राओं की मात्रा को रिकॉर्ड करके, क्या करके, रिकॉर्ड करके अध्ययन करें। ये सब समस्या जो है, ये तीनों समस्या प्रेक्षणकर्ता यानी शोधकर्ता को प्रेक्षण के समय में उत्पन्न होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रथम समस्या जो होती है उसके बारे में। चलिए इसी में बात कर लेते हैं। प्रथम समस्या, ठीक है। प्रथम समस्या को जो है प्रेक्षण ने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया, इसके दो भागों में बांट दिया, यानी दो प्रकार है इसका। कितने प्रकार, दो प्रकार। यानी प्रथम समस्या जो है इसके कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक है अनियंत्रित या स्वाभाविक प्रेक्षण, स्वाभाविक प्रेक्षण। दूसरा है नियंत्रित प्रेक्षण। पहला है अनियंत्रित स्वाभाविक परीक्षण, दूसरा है नियंत्रित परीक्षण। ये प्रथम समस्या जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया। प्रथम समस्या को दो भागों में बांट दिया गया। एगो अनियंत्रित यानी स्वाभाविक
और एवं नियंत्रित यानी प्रेक्षण, नियंत्रित प्रेक्षण। इस प्रकार का जो प्रेक्षण होता है, इस प्रकार का जो प्रेक्षण होते हैं, प्रेक्षक शिक्षार्थियों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति जैसे खेल का मैदान, कक्षा की परिस्थिति आदि में करता है। यानी इस प्रकार के स्वाभाविक प्रेक्षण में प्रेक्षक जो होते हैं, स्वाभाविक प्रेक्षण में प्रेक्षक जो है शिक्षार्थियों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति जैसे खेल का मैदान, कक्षा की परिस्थिति आदि करता है। ठीक है। यानी अनियंत्रित यानी स्वाभाविक परीक्षण में प्रेक्षक जो है शिक्षार्थियों का प्रेक्षण जो है, इसका प्रेक्षण शिक्षार्थियों का जो प्रेक्षण है एक स्वाभाविक परिस्थिति में करता है, एक स्वाभाविक परिस्थिति में करता है जैसे खेल का मैदान, कक्षा की परिस्थिति करता है, स्वाभाविक परिस्थिति में करता है। कौन सा परिस्थिति में करता है? स्वाभाविक, जैसा है वैसा ही, उसको कहते हैं अनियंत्रित या स्वाभाविक परिस्थिति। ठीक है, जिसको हम नियंत्रित नहीं करते हैं, अनियंत्रित हो। समान इस तरह के प्रेक्षण में शिक्षार्थियों को पता नहीं होता है। इसमें जो है ना, शिक्षार्थियों को इस बात का पता नहीं होता है कि उनके व्यवहारों का निरीक्षण किसी प्रेक्षक द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो है शिक्षार्थियों को ये पता नहीं चल रहा है कि कोई प्रेक्षण यानी शोधकर्ता द्वारा उनका निगरानी किया जा रहा है, यानी प्रेक्षण किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने व्यवहारों में स्वाभाविकता बनाए रखते हैं और इसी के कारण वे अपने परिणाम में स्वाभाविकता बनाए रखते हैं। ठीक है, जिससे परीक्षण करता जो है दूर में बैठकर ही इसका परीक्षण करता है। और इसमें जो है अमुक शिक्षार्थी अधिक आक्रामक स्वभाव का है तथा अमुक शिक्षार्थी शांत स्वभाव का है। यह खेल के माध्यम से बच्चों के बारे में हमें पता चल जाता है अनियंत्रित या स्वाभाविक परीक्षण में। लेकिन नियंत्रित परीक्षण में क्या होता है? इस स्थिति में क्या होता है? इस तरह के परीक्षण में परीक्षण करता है एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम के अनुसार परीक्षण करता है। इसमें नियम होते हैं और नियम के अनुसार ही परीक्षण किया जाता है, नियम के अनुसार परीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। इसमें एक नियमावली होती है, नियम होते हैं, उसी के अनुसार उसका परीक्षण किया जाता है। नियंत्रित परीक्षण में परिस्थिति यदा कदा स्वाभाविक भी हो सकती है, परंतु अक्सर इसमें नियंत्रित किया हुआ रहता है परिस्थिति में भी, तथा अवांछनीय तत्वों का प्रभाव इस पर न पड़ सके, यानी दूसरे तत्वों का प्रभाव इस पर न पड़ सके, इस पर भी परीक्षण में, इस पर भी हम लोग क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित परीक्षण के द्वारा। इस ढंग के प्रेक्षण को क्रमबद्ध प्रेक्षण भी कहा जाता है। नियंत्रित प्रेक्षण को और हम लोग क्रमबद्ध प्रेक्षण भी कहा जाता है। यानी नियंत्रित प्रेक्षण जो होता है ना, उसको हम लोग क्रमबद्ध प्रेक्षण भी कहते हैं, इसी के कारण, क्योंकि नियम अनुसार, क्रम अनुसार और प्रेक्षण होता है और उसको नियंत्रित करके होता है। नियंत्रित प्रेक्षण का उद्देश्य क्या है? नियंत्रित प्रेक्षण का उद्देश्य, किस प्रेक्षण का? नियंत्रित प्रेक्षण। इसका उद्देश्य है ठीक है, नियंत्रित प्रेक्षण का जो उद्देश्य है, एक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध आंकड़ों को संग्रह करना होता है। इसका नियंत्रित प्रेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध। विश्वसनीय का मतलब क्या होता है? रिलायबल, तथा वैध
यानी वैलिड, आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह करना होता है। ये हो गया प्रथम समस्या। ये क्या हो गया? प्रथम समस्या। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी समस्या के बारे में। किसके समस्या के बारे में? द्वितीय समस्या के आधार पर। ठीक है, अभी हम लोग प्रेक्षण में ही है, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, अभी हम लोग प्रेक्षण का बात कर रहे हैं। प्रेक्षण के बाद हम लोग का सर्वेक्षण आएगा, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग प्रेक्षण में ही हैं। द्वितीय समस्या, द्वितीय समस्या के आधार पे, द्वितीय समस्या के आधार पर, इसको भी द्वितीय समस्या के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? प्रथम समस्या में भी दो भागों में बांट दिया गया था। एक था अनियंत्रित या स्वाभाविक और दूसरा था नियंत्रित प्रेक्षण। लेकिन द्वितीय समस्या के आधार पे इसको बांटा गया है सहभागी। कौन भागी? सहभागी प्रेक्षण। ठीक है, इस प्रकार के प्रेक्षण का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक होता है। ये जो प्रेक्षण है सहभागी परीक्षण, इस प्रेक्षण का जो उपयोग होता है, उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक होता है सहभागी। ठीक है, सहभागी प्रेक्षण का जो उपयोग होता है शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक होता है। इसमें जो है क्रोनबैक, कौन? क्रोनबैक। इसमें क्रोनबैक के अनुसार, किसके अनुसार? क्रोनबैक के अनुसार सहभागी प्रेक्षण जो है, इस विधि का जो प्रयोग है, इस विधि यानी प्रेक्षण का प्रयोग, सहभागी प्रेक्षण का जो प्रयोग है, क्रोनबैक के अनुसार सहभागी प्रेक्षण का जो प्रयोग है वह शिक्षार्थियों की अभिक्षमता एवं अभिरुचि, क्षमता या एवं देंगे, यानी एवं अभिरुचि, अभिरुचि का पता लगाने में किया है, पता लगाने में किया है, इसमें पता लगाने में किया है। यानी क्रोनबैक के अनुसार, किसके अनुसार? क्रोनबैक के अनुसार सहभागी प्रेक्षण का प्रयोग जो होता है वो शिक्षार्थियों की अभिक्षमता एवं अभिरुचि का पता लगाने में, कि शिक्षार्थी का क्या अभिक्षमता है और क्या उसकी अभिरुचि है, इसका पता लगाने में सहभागी प्रेक्षण का उपयोग होता है। किसके अनुसार? क्रोनबैक के अनुसार। यह जो प्रेक्षण है, इस विधि में प्रेक्षक जो होता है यानी प्रेक्षककर्ता जो होता है, उस शिक्षार्थियों की क्रियाओं में, यानी शिक्षा जो कार्य करते हैं उसमें स्वयं हाथ बटा देता है, उसमें स्वयं हाथ बटा देता है। कौन? इस प्रेक्षण विधि में जो है, इस प्रेक्षण विधि में प्रेक्षक, इस जो प्रेक्षण विधि है सहभागी प्रेक्षण में, इसमें प्रेक्षक क्या करता है? स्वयं हाथ बटाता है। किसका? शिक्षार्थियों की क्रियाओं में, शिक्षार्थियों की क्रियाओं में, इसमें शिक्षार्थियों की क्रियाओं में स्वयं हाथ बटाता है। क्या करता है? वो हाथ बटाता है, हाथ बटाता है, स्वयं खुद से हाथ बटाता है। कौन?
प्रेक्षक शिक्षार्थियों की क्रियाओं में तथा उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता है और हाथ बटाते हुए व्यवहार का परीक्षण भी करता है। सच्चाई यह है कि यह प्रेक्षक का उद्देश्य व्यवहारों को ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करना होता है। ठीक है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि प्रेक्षक का उद्देश्य क्या है। इसमें प्रेक्षक का उद्देश्य है हाथ बटाते हुए, प्रेक्षक का उद्देश्य क्या है? प्रेक्षक का उद्देश्य क्या है कि हाथ बटाते हुए व्यवहारों का, हाथ बटाते हुए व्यवहारों का वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करना होता है। कैसे प्रेक्षण करना होता है? वस्तुनिष्ठ, हाथ बटाते हुए वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करना होता है व्यवहारों का। किसका व्यवहार का? शिक्षार्थियों के व्यवहारों का वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करना होता है। ये उद्देश्य है प्रेक्षक का, ये हाथ बटाएंगे और शिक्षार्थी के वस्तुनिष्ठ व्यवहारों का प्रेक्षण भी करेंगे। प्रायः प्रेक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहारों के हर पहलू के बारे में अपना विस्तृत रिकॉर्ड भी तैयार करता है। और वस्तुनिष्ठ कैसे तैयार करता है? उसका रिकॉर्ड रखकर और विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। ये हुआ सहभागी प्रेक्षण। ठीक है, और दूसरा है असहभागी प्रेक्षण। असहभागी प्रेक्षण जिसमें शोधकर्ता दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में करता है। इसमें प्रेक्षण जो करता है उसमें सहयोग नहीं करता है, इसीलिए यह स्वाभाविक इसका जो जांच होता है, प्रेक्षण जो होता है, ठीक है, ये प्रेक्षण जो है, यहाँ प्रेक्षण का बात करेंगे हम, असहभागी का। इसका प्रेक्षण जो होता है वे स्वाभाविक परिस्थिति में करता है। इसमें जो है सहयोग नहीं करता है, प्रेक्षण करता है। इसमें सहयोग नहीं करता है कौन? प्रेक्षण करता है। किंतु प्रेक्षित व्यवहारों में वास्तविक सहभागी के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, इसमें कार्य नहीं करता, इसमें करता है लेकिन इसमें नहीं करता है। असहभागी प्रेक्षण जो होता है संगठित, ये जो परीक्षण है ये संगठित या संरचित होता है, यानी स्ट्रक्चर। संरचित का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, असहभागी प्रेक्षण जो होता है, ये क्या होता है? संगठित होता है या संरचित होता है। संगठित या संरचित होता है। इसमें जो है इसी के फलस्वरूप ही प्रेक्षक पहले से इस बात की पूर्व योजना कर लेता है कि स्वाभाविक परिस्थिति का स्वरूप कैसा होगा। यानी स्वाभाविक परिस्थिति का स्वरूप कैसा होगा, इसका अंदाजा, यानी इसका जो है अंदाजा कैसा होगा, इसकी पूर्व योजना कर लेता है। क्या कर लेता है? पूर्व योजना। इसमें पूर्व योजना बनाया जाता है किसके बारे में? स्वाभाविक परिस्थिति के बारे में। स्वाभाविक परिस्थिति के बारे में पूर्व योजना बना लेता है कि कैसा होगा तथा उसका समाधान कैसे किया जाएगा। ये पूर्व योजना किस में बनाया जाता है? असहभागी में। असहभागी परीक्षण एक दूसरे अर्थ में सहभागी परीक्षण से भिन्न होता है और ये तो इससे अलग होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? असहभागी परीक्षण में, सहभागी परीक्षण में क्या होता है? प्रेक्षक का परिचय प्रायः छिपा रहता है। किसमें? सहभागी में। जो सहभागी करते हैं ना, जो सहभागी होते हैं प्रेक्षक में परिचय प्रायः छिपा रहता है, परंतु असहभागी प्रेक्षण प्रायः व्यक्तियों के बीच बैठकर ही उनके व्यवहारों का प्रेक्षण करता है। इसमें क्या करता है? इसमें सहभागी प्रेक्षण जो होता है, कौन प्रेक्षण? सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक जो होते हैं, जो
प्रेक्षक होते हैं, किसका? सहभागी प्रेक्षक का जो प्रेक्षक होते हैं, यह प्रायः परिचय को छिपा लेते हैं। क्या लेते हैं? छिपा लेते हैं। छिपा रहता है, इसमें छिपा रहता है। प्रेक्षक का जो परिचय होता है वो प्रायः छिपा रहता है, किसमें? सहभागी में। परंतु असहभागी में क्या होता है? प्रेक्षण जो होता है, असहभागी प्रेक्षण में जो होता है, प्रायः प्रेक्षक व्यक्तियों के बीच बैठकर, जो प्रेक्षक होते हैं असहभागी प्रेक्षण में, कौन? असहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक जो होते हैं व्यक्तियों के बीच बैठकर, व्यक्ति जो होते हैं उनके बीच बैठकर, ठीक है, उनके बीच बैठकर ही उनके व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं। और अगर बीच में अगर बैठ के ही प्रेक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो असहभागी प्रेक्षण में परिचय छिपा होने का स्वभाव ही पैदा नहीं होता। यानी परिचय छिपा नहीं रहता है। यानी जो है परिचय का जो प्रेक्षक का जो परिचय होता है, प्रेक्षक का जो परिचय होता है, इसमें पता रहता है। इसमें क्या रहता है? पता रहता है, ठीक है। ये छिपने का सवाल ही पैदा नहीं होता है परिचय असहभागी परीक्षण में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तृतीय समस्या के बारे में। कौन समस्या? तृतीय। तृतीय समस्या को भी दो भागों में बांटा गया है। उन भागों में दो भागों में बांटा गया है। यानी तृतीय समस्या के भी दो प्रकार हैं। प्रथम है वर्गीकरण व्यवस्था। वर्गीकरण व्यवस्था यह विधि प्रेक्षण विधि का एक प्रमुख प्रकार है। यह विधि जो है प्रेक्षण विधि का प्रमुख प्रकार है। यानी वर्गीकरण मेथड जो है, वर्गीकरण व्यवस्था है, यह प्रमुख प्रकार है, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत प्रेक्षणकर्ता व्यक्तियों के व्यवहारों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर क्या करता है? उनका अभिलेखन करता है। यानी वर्गीकरण व्यवस्था में क्या करता है? वर्गीकरण करके उनका अभिलेखन करता है। वर्गीकरण करके क्या करता है? अभिलेखन। अध्ययन में वर्गीकरण करके उनका अभिलेखन करता है। किसमें? अध्ययन में। किसमें? अध्ययन में। वर्गीकरण करके अध्ययन में उनका अभिलेखन करता है, वर्गीकरण व्यवस्था में। इस बात जो है मतलब कहने का मतलब किसी अध्ययन में वर्गीकरण व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? किसी अध्ययन में वर्गीकरण व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शोध समस्या है तथा उसका स्वरूप क्या है। कि शोध समस्या क्या है, शोध समस्या तथा स्वरूप क्या है, यानी वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? शोध समस्या क्या है और शोध का स्वरूप क्या है, उसी के आधार पर जो है वर्गीकरण व्यवस्था किया जाता है। वर्गीकरण का जो तात्पर्य होता है, वर्गीकरण का, ठीक है ना, वर्गीकरण व्यवस्था के जो स्वरूप का अर्थ होता है, स्वरूप से वर्गीकरण व्यवस्था के स्वरूप से तात्पर्य वर्गों के प्रकार, वर्गों की संख्या
तथा विभिन्न तरह के व्यवहारों का अध्ययन में वर्गों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। तथा वर्गों की उपयोगिता की सीमा आदि से होता है। किससे होता है? सीमा आदि से होता है। यानी तृतीय समस्या जो है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक है वर्गीकरण व्यवस्था। वर्गीकरण व्यवस्था उनका अभिलेखन, यानी वर्गीकरण अध्ययन में वर्गीकरण उनका अभिलेखन के आधार पर होता है। किसके आधार पर? अभिलेखन के आधार पर होता है। और इसके जो है वर्गीकरण व्यवस्था जो है ये प्रमुख प्रकार है। ठीक है, वर्गीकरण व्यवस्था जो है ये क्या है? प्रेक्षण का प्रमुख प्रकार है। किसका? प्रेक्षण का प्रमुख प्रकार है कौन? वर्गीकरण व्यवस्था। वर्गीकरण का जो व्यवस्था है उसका स्वरूप से क्या तात्पर्य है? उसका स्वरूप से तात्पर्य वर्गों के प्रकार, वर्गों की संख्या, वर्गों की उपयोगिता की सीमा आदि से होता है। कि वर्गीकरण व्यवस्था हम लोग कब करेंगे? तो उसके प्रकार, उसकी संख्या, वर्गों की उपयोगिता और सीमा के आधार पे। अभिलेखन जो होता है इसके परिणाम स्वरूप प्रेक्षण प्राप्त परिणाम भी निर्भर योग्य होते हैं। यानी अभिलेखन जो होता है उसी के परिणाम स्वरूप ही प्रेक्षण में प्राप्त परिणाम भी निर्भर योग्य होते हैं। ठीक है। बेल्स के अनुसार, बेल्स वर्गीकरण व्यवस्था के बारे में बेल्स ने क्या कहा? बेल्स द्वारा विकसित वर्गीकरण व्यवस्था, किसके द्वारा? बेल्स द्वारा विकसित वर्गीकरण व्यवस्था सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित है? बेल्स के द्वारा। वर्गीकरण व्यवस्था जो वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा? बेल के द्वारा। और इस व्यवस्था में कुल 12 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? कुल 12 वर्ग हैं। इस व्यवस्था में कितने वर्ग हैं? कुल 12 वर्ग हैं। और वर्गीकरण का व्यवस्था किसने दिया? बेल्स ने। दूसरा रेटिंग, पहला तो था तृतीय समस्या जो थी, तृतीय समस्या का पहला था वर्गीकरण व्यवस्था, दूसरा है रेटिंग व्यवस्था। रेटिंग व्यवस्था क्या होता है? इस व्यवस्था विधि के द्वारा भी मनोविज्ञान, शिक्षा तथा समाजशास्त्र की सोच समस्याओं के महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रहित किया जाता है। रेटिंग व्यवस्था के द्वारा जो है मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र की शोध समस्याओं के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। रेटिंग व्यवस्था में क्या होता है? मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र की सोच समस्या के संबंध में, शोध समस्या के संबंध में आंकड़ों को, महत्वपूर्ण आंकड़ों को क्या किया जाता है? महत्वपूर्ण आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। रेटिंग मापने का जो प्रयोग है उन विज्ञानों में सर्वाधिक किया जाता है। इसका जो प्रयोग है उन विज्ञानों में सर्वाधिक किया जाता है जिसमें महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। यानी जिसमें कारण बताए गए हैं, महत्वपूर्ण कारण जिसमें बताए गए हैं, उसमें रेटिंग व्यवस्था का जो है उपयोग ज़्यादा होता है। इस व्यवस्था विधि का जो उपयोग है, रेटिंग व्यवस्था विधि का उपयोग, जिसमें कारण जो है महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। कौन कारण?
महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं उसी में यह रेटिंग का विधि का प्रयोग होता है। प्रथम यह कि रेटिंग मापने का निर्माण काफी सरल होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। कौन कौन सा कारण बताए गए हैं? जैसे रेटिंग मापनी जो होता है सरल होता है। ये जो रेटिंग मापने का जो व्यवस्था विधि का प्रयोग होता है ये किस किस कारण से महत्वपूर्ण है? कौन सा कारण से महत्वपूर्ण है? तो रेटिंग मापनी सरल होता है इसलिए से महत्वपूर्ण है रेटिंग व्यवस्था। दूसरा कारण ये है कि रेटिंग मापनी द्वारा यानी इस मापिंग द्वारा सोच समस्या के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करने में अधिक समय लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आंकड़ा को संग्रह करने में संग्रह करने में समय अधिक लगता है। क्या लगता है? अधिक समय लगता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग वीडियो 2 में मिलेंगे चैप्टर 5 वीडियो 2। धन्यवाद।